नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है TV7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुना दिया है। खास बात यह रही कि घटना के महज 60 दिनों के भीतर जांच पूरी हुई है और सबूत अदालत के सामने पेश किए गए हैं और आरोपी को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा भी सुना दी गई है। इस फैसले को त्वरित न्याय की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। ये दिला देने वाली घटना है 1 मई 2026 की। पुणे जिले की बताई जा रही है, नसारपुर गांव में है। देखिए, जांच के अनुसार आरोपी भीमराव ने 3 साल की बच्ची को आपको बताएं कि स्नैक्स देने या नया आपको बताएं उनको पकड़ा, दबोचा और उसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह उसे आपको बताएं मवेशियों के बड़े के पास बने एक शेड में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म भी किया, फिर उसकी हत्या कर दी। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है और देखते ही देखते ये मामला पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। मासूम के साथ हुई इस वारदात के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगह प्रदर्शन हुए और मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर भी लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बढ़ते देखिए जनाक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच में तेजी दिखाई है और सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक के कोर्ट में चलाने का फैसला किया है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने मजबूत और पुख्ता सबूत पेश किए। जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल से विशेष वैज्ञानिक पूरी तरह से फॉरेंसिक टीम वहां पे मौजूद थी। फॉरेंसिक टीम ने सारी जांचें की है। गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी जो भी प्रमाण सामने आए हैं उसमें अदालत ने अपना रुख लिया है। इन्हीं सबूतों के आधार पर आपको बताएं कि उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख पा रहे होंगे। आपको बताएं कि देखिए, जिस तरह से एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, कोई पहली वारदात नहीं है। अक्सर ऐसी चीजें सामने आती है, कभी 3 साल की बच्ची, कभी 4 साल की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, वो शख्स आपको बच्ची के पीछे पीछे चलता दिखाई दे रहा होगा। महज 3 साल की बच्ची है। दर्शकों, सोचिए जरा, महज 3 साल की बच्ची के साथ इस शख्स ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। आखिर इनकी मानसिकता क्या होती है, ये ही समझ में नहीं आता। आखिर इनकी किस तरह की मानसिकता के ये लोग होते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस तरह से देखिए एक बच्ची, महज 3 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की देखिए खबरें हमेशा सामने आती है, कभी 4 साल की हो, कभी 5 साल की हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब कब रुकेगा, कब इन चीजों पर लगाम लगेगी। इस तरह के अपराध समाज की संवेदनाओं को झंझोड़ देते हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा देना जरूरी हो जाता है ताकि समाज में ये संदेश जाए कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कानूनी कार्रवाई बहुत ज्यादा सतर्क है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका का आभार जताया है और कहा कि उनकी बेटी कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन दोषी को मिली सजा से उन्हें न्याय मिलने का एहसास हुआ है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में पुलिस की त्वरित जांच और मजबूत जिस तरह से समयबद्ध सुनवाई ने न्याय प्रक्रिया को तेज किया है, प्रभावी तरीके से पूरी तरह से सक्षम किया है। हालांकि कानून के अनुसार दोषी के पास ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है। यह फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ या महज लड़कियों के खिलाफ होने वाली जघन्य अपराधों पर कानून सख्त रुख अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। साथ ही मामला समाज को भी बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और अपराध रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर जिस तरह से ये अपराध सामने आते हैं, 60 दिन के अंदर आपको बताएं उस बेटी को न्याय मिला है। 60 दिन के अंदर उस अपराधी को फांसी की सजा कोर्ट ने सुना दी है। लेकिन देखिए, कोर्ट ने सजा सुना दी है, सजा उसको मिल गई, अब उसको फांसी की सजा मिलेगी अगर वो दूसरे कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में नहीं जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सजा सुनाने से महज सारी चीजें ठीक हो जाती हैं? कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 60 साल की बुढ़िया तक ऐसे रेप के मामले सामने आते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि कब तक ये सारी चीजें ऐसे ही होती रहेंगी और कब सख्त अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ताकि वो ऐसे करने से पहले करीबन 4 से 5 बार सोचे।
बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी सैन्य तनाव के बीच अब राहत की खबर सामने आई है। दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमति जताई है और अब बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी हो जा रही है। देखिए, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 17 जून को हुए समझौते के सभी मुद्दों पर चर्चा जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को कतर में दोनों देशों के पुख्ता लोग हैं वो मौजूद थे। अहम बैठक हुई। इस बातचीत पर सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर मध्य पूर्व की स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यावसायिक मार्गों में शामिल इस जलमार्ग से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। अगर ये आवाजाही रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित भी हो सकती है। ऐसे में जहाजों का संचालन जारी रखने पर बनी सहमति को सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बातचीत की इस पहल से पहले देखिए, दोनों देशों के बीच हालत काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन और रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया था। लगातार जवाबी कार्रवाई के चलते पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनते नजर आए थे। इसी दौरान होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास कई जहाजों पर हमलों की खबरें भी सामने आई थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने इस तनाव को और ज्यादा गहरा दिया है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र ने होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे जहाजों के लिए 2 नए समुद्री रास्तों का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया। 25 जून को आपको बताएं, ओमान के तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद 26 जून को अमेरिका ने इसे समझौते का उल्लंघन बताते हुए ईरान के नए कई सैन्य ठिकानों पर हमला भी कर दिया। अगले ही दिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया कि क्षेत्र में एक अन्य तेल टैंकर पर भी हमला हुआ है। 28 जून को दोनों देशों के बीच एक बार फिर सैन्य कार्रवाई हुई, लेकिन अब दोनों पक्षों ने फिलहाल बातचीत का रास्ता अपनाने की सहमति जता ली है। इस बीच दोनों देशों के नेताओं के बयान भी सियासी माहौल को पूरी तरह से गरमा रही। ईरान के विदेश मंत्री, आपको पता है, उनका कहना है कि अगले 30 दिनों तक होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहेगा और अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो हालत और गंभीर हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि ईरान अपने रवैये में बदलाव नहीं करता है तो अमेरिका अपने सैन्य अभियान को यूं ही जारी रखेगी और पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी। दूसरी ओर ईरान की IRGC ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चेतावनी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि क्या कतर में होने वाली बातचीत इस तनाव में पूरी तरह खत्म कर पाएगी या फिर ये सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगी। फिलहाल देखिए, दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला जरूर किया है, लेकिन जमीन पर हालत अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। दुनिया की नज़र अब कतर में होने वाले वार्ता पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर बातचीत सफल रही तो मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन अगर वार्ता पूरी तरह से सक्षम नहीं हुई तो एक बार फिर क्षेत्र में तनाव बढ़ने और वैश्विक बाजार पर उसके असर की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, आपको बताएं, जिस तरह से पूरी तरह से अब देश में विदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। होर्मुज़ ने पूरा सियासत अब हिला कर रख दी है। देखा जाएगा कि दोनों देशों के बीच में जो ये युद्ध है आखिर कब तक जाके रुक पाता है और कब सबको इस पर राहत मिल पाती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले में CBI जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में कितनी जल्द सुनवाई की जरूरत क्या है। अदालत ने साफ किया कि नियमित प्रक्रिया के तहत कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई हो जाएगी। ऐसे में फिलहाल जांच की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ही बनी रहेगी। दूसरी ओर पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। सोमवार सुबह पुलिस की टीम जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से जुड़े बैंक खातों की जानकारी जुटाने के लिए अयोध्या की विभिन्न बैंकों,
शाखाओं में पहुंची है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों में आरोपियों के खातों की जांच की गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों के खाते में हाल के दिनों में कोई संदिग्ध लेन देन हुई है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। आज इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश भी किया जाएगा। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों को देखते हुए ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। पुलिस अदालत से आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। जांच एजेंसियों का मानना है कि रिमांड मिलने पर पूछताछ के दौरान ये पता लगा जा सकता है कि चोरी की पूरी साजिश कैसे तैयार की गई थी, जिसमें किन लोगों के शामिल होने के नाम है, कितने लोग शामिल है, ये कथित चोरी कब से प्लान हो रही थी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। साथ ही ये भी जांच की जाएगी कि चोरी की गई रकम का इस्तेमाल कहां हुआ है। इससे पहले रविवार को पुलिस की 8 अलग अलग टीमों ने सभी आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की थी। मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टीनू के घर से निवेश और संपत्ति खरीद से जुड़े कई दस्तावेज सामने आए। कुछ आभूषण और नकदी बरामद होने की जरूरत भी देखिए सामने आई। जानकारी मिली कि ये सारी चीजें उनके पास है। वहीं दूसरी आरोपी देखिए अनुकल्प मिश्रा के घर से एक डायरी मिली है जिसने पुलिस जांच के लिए पूरी तरह से देखिए जांच बिठा दी है। अधिकारी का मानना है कि इस डायरी में ऐसे रिकॉर्ड या रोड्स हो सकते हैं जिनसे चढ़ावे की कथित चोरी और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्णता पता चल सकती है। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आज कोर्ट का फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर आज कोर्ट क्या कुछ रुख लेता है, आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। राम मंदिर चढ़ावा की हम आपको बात बता रहे हैं। देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से जांच में चीजें सामने आती हैं। आपको बताएं कि सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। देखा जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीएसई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सीबीएसई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 3 भाषा नीति पर गाइडलाइन जारी की गई है सीबीएसई की तरफ से। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, 3 भाषाओं की देखिए गाइडलाइन जारी की है। 10वीं के मौजूदा छात्रों पर नीति लागू ये होगी। इस साल 2 भाषाओं में देखिए पढ़ाई कराई जाएगी। सीबीएसई में 2 भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। 3 भाषा नीति पर गाइडलाइन अब सीबीएसई ने जारी कर दी है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि सीबीएसई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। अब भाषाओं में देखिए अलग अलग भाषाओं में आप पढ़ाई कर सकते हैं। 3 भाषा नीति पर गाइडलाइन अब सीबीएसई ने जारी कर दी है। साथ ही 10वीं के मौजूदा छात्रों पर नीति लागू नहीं हुई है। आपको बताएं कि 10वीं के जो छात्र हैं उस पर नीति जो है अभी लागू नहीं हुई है, बाद में शायद हो जाए, लेकिन अभी उनके लिए लागू नहीं हुई है। 3 भाषा नीति पर गाइडलाइन अब सीबीएसई की तरफ से दी गई है। देखा जाएगा कि सीबीएसई की तरफ से और क्या कुछ गाइडलाइंस अभी आने बाकी है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये बिहार की राजनीति में बदलती रणनीतियां, जातीय समीकरणों और चुनावी तैयारियों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस एनकाउंटर को खुलकर पुलिसिया हत्या बताया है। सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने खुद पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय पार्टी का पूरी तरह से देखिए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके उलट कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन के दोनों प्रमुख दलों ने एक ही घटना पर अलग अलग रणनीति क्यों अपनाई। भोजपुर जिले का बिलोट गांव में अब केवल एक कथित पुलिस मुठभेड़ की जगह नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का केंद्र बन गई है। इस मुद्दे पर जहां एनडीए के भीतर भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी राजनीतिक सोच का फर्क साफ तौर से दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर केवल प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही रणनीति का भी है। देखिए साफ तौर से कहा जा सकता है, जब से मुख्यमंत्री बिहार में बदले हैं, ऐसे में देखिए जनता जो है कहीं ना कहीं खफा थी वो सरकार से, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने देखिए सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिया है। उसके बावजूद देखिए अभी जो घटना सामने आई है, ऐसे में जाति अगर हम देखें तो जाति बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग लेकर चल रही है और सरकार
सरकार से खफा भी दिख रहे हैं और उसमें देखिए विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रही है सरकार पे, तो ऐसे में बड़ा मामला ये हो जाता है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताया, न्यायिक जांच की मांग की और राज्य सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। लेकिन उनके खुद बलर्डी गांव में जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। उनकी जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में पूरी तरह से देखिए वहां भेजे जा रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के पीछे देखिए पिछले कुछ वर्षों से खुद को सभी वर्गों की पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर पार्टी को अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरणों को वोट बैंक का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आक्रामक बयान तो दिया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से गाँव नहीं जाना एक कहीं ना कहीं संकेत भी खड़ा करता है। ये रणनीति किसी भी वर्ग को नाराज होने से बचाने के प्रयास में की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में अलग रुख अपनाया है। पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं और इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है और कोशिश पूरी कांग्रेस कर रही है कि सरकार के खिलाफ खड़ी हो सके। कांग्रेस का ये आक्रामक रवैया इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह बिहार में अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है और महागठबंधन के भीतर भी अपनी सक्रिय भूमिका दिखाने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जिस तरह अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि बिहार में चुनावी राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक और आरजेडी संतुलित राजनीति के जरिए अपने पारंपरिक और नए वोट बैंक के बीच तालमेल बनाने की कोशिश करी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हर मुद्दे को जनता के बीच मजबूत से उठाकर अपनी राजनीतिक जमीनी मजबूत करने की यानी कि रोटियां अपनी सेकनी पूरी कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में ये देखना खास होगा कि ये मामला केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रहता है या फिर बिहार की चुनावी राजनीति में बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। तो देखा जाएगा कि बिहार की राजनीति में जो ये मुद्दा है क्या कुछ रुख रहता है। तेजस्वी लगातार देखिए सरकार पर निशाना बना रहे हैं। बात करें तो देखिए कांग्रेस भी लगातार सरकार पर निशाना बना रही है। सरकार में कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद सरकार से अलग जाके बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। जो एनकाउंटर का मामला है ये बिहार में आखिर कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि देखिए इसमें जाति भी सामने आ रही है और साथ ही अपने देखिए मतभेद भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से सरकार जो है अपने आप को समेट कर रख पाएगी। महागठबंधन में देखिए कांग्रेस अपने आप कहीं ना कहीं मजबूत इस मुद्दे पर करना चाहती है। कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि देखिए सरकार पर निशाना बनाया जा सके और सरकार से हर एक सवाल लिया जा सके। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।